नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एशिया की, कह सकते हैं सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक, धारावी की। हाँ, और खासतौर पे उसकी जो महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना है उस पर बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट अडानी समूह लीड कर रहा है और देखिए हमारे पास इस पर काफी कुछ है, अलग अलग लेख हैं, रिसर्च है, कुछ नोट्स भी हैं। हाँ, मतलब अलग अलग नजरिए हैं इसमें। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी विशाल योजना को समझें, इसमें दांव पर क्या क्या लगा है। सही। एक तरफ तो धारावी का कायापलट करने का वादा है, लेकिन दूसरी तरफ वहां रहने वाले लाखों लोग हैं, उनका भविष्य, फिर मुंबई शहर पे क्या असर होगा। हाँ, और खुद अडानी समूह के लिए इसके क्या मायने हैं। सवाल कई हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि ये सौदा हुआ कैसे, है ना? हाँ, वो जरूरी है। देखिए, राज्य सरकार ने पहले 2018 में एक टेंडर प्रक्रिया थी, उसे रद्द कर दिया था। अच्छा। फिर 2022 में दोबारा ग्लोबल टेंडर निकाला गया और इसमें अडानी प्रॉपर्टीज ने सबसे ऊंची बोली लगाई, 5,069 करोड़ रुपए के। 5,069 करोड़ रुपए, और उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल गया। हाँ, और अदालतों ने भी फिलहाल तो इस आवंटन को सही ठहराया है। हालांकि एक अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में है, मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ ये बोली की रकम ही नहीं थी शायद। सुनने में आया है कि डेवलपर को, मतलब अडानी समूह को, कुछ और भी रियायतें मिली हैं। हाँ बिल्कुल, और वो काफी अहम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है एफएसआई मतलब फ्लो स्पेस इंडेक्स। हाँ, वो 5 तक दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो जमीन के साइज का 5 गुना तक कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत। ये बहुत ज्यादा है। 5 गुना? जी। और साथ में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी टीडीआर भी दिए गए हैं। टीडीआर? हाँ, और इन पर कोई इंडेक्सेशन कैप नहीं है, मतलब समय के साथ उनकी कीमत कम नहीं होगी। अच्छा, ये टीडीआर क्या चीज है? इसे क्या कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इसका मतलब है कि जो विकास वो धारावी में नहीं कर पा रहे, उसके बदले उन्हें शहर में, मतलब मुंबई में कहीं और ज्यादा निर्माण करने का अधिकार मिल जाता है। ओह। और वो इस अधिकार को दूसरे बिल्डरों को बेच सकते हैं। और एक शर्त ये भी है इसमें कि बाकी बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के लिए जो टीडीआर चाहिए, उसका 40% हिस्सा इसी धारावी प्रोजेक्ट से खरीदना होगा। बाप रे, मतलब मार्केट भी एक तरह से सुनिश्चित कर दिया गया है। कह सकते हैं। इसके अलावा रेलवे की जमीन है, दूसरी सरकारी जमीनें हैं, वो भी प्रोजेक्ट के लिए दी गई हैं। अच्छा। हाँ, और उस पर एक जॉइंट वेंचर बनेगा, मिलीजुली कंपनी, और उसको बनाने और बेचने का अधिकार भी डेवलपर को ही मिले हैं। तो ये तो हुआ पूरा सौदा, जो डेवलपर के लिए काफी फायदेमंद लग रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या, जो असल में धारावी में रहते हैं? हाँ, सबसे जरूरी सवाल। उनके लिए क्या है इसमें? सुना है कुछ लोगों को मुफ्त घर मिलेंगे। देखिए, तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। जो लोग 1 जनवरी 2000 या उससे पहले से, वो भी ग्राउंड फ्लोर पर बने स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। अच्छा, कट ऑफ डेट 2000 और ग्राउंड फ्लोर। हाँ बिल्कुल, उन्हें धारावी के अंदर ही 350 वर्ग फुट का फ्लैट मुफ्त देने का वादा है। 350 वर्ग फुट। साथ में 10 साल तक कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, और नई बिल्डिंग्स में बेहतर सुविधाएं भी होंगी, जैसे अपना टॉयलेट, 24 घंटे पानी, पाइप्ड गैस, लिफ्ट, ये सब। ठीक है, लेकिन यहाँ एक लेकिन भी है, मतलब ये लाभ सभी को नहीं मिल रहा। सही कहा, ये बड़ा पेच है। जो लोग 2000 के बाद आए हैं या फिर ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं, हाँ, उन्हें एक तरह से अयोग्य माना जा रहा है। अयोग्य? कितने लोग होंगे ऐसे? अनुमान है कि ये संख्या काफी बड़ी हो सकती है, शायद 50,000 से लेकर 1 लाख लोग तक। ओह, तो उनका क्या होगा? उन्हें या तो पैसे देकर या फिर किराया खरीद योजना के तहत फ्लैट मिल सकता है, लेकिन अक्सर धारावी से बाहर। धारावी से बाहर कहाँ? जैसे देवनार इलाके का नाम आ रहा है, और देवनार आपको पता होगा एक बड़ी लैंडफिल साइट के पास है। हाँ, वहाँ तो मीथेन गैस और दूसरी दिक्कतें हैं। ये तो ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और एक और बात, धारावी सिर्फ रहने की जगह तो है नहीं, वहाँ की अपनी एक अर्थव्यवस्था है। हजारों छोटे छोटे कारखाने हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। धारावी का अपना एक अनौपचारिक उद्योग है, जिसका सालाना कारोबार शायद $1 बिलियन के आसपास है। $1 बिलियन? किस तरह के उद्योग है वहाँ? अरे बहुत कुछ है। रिसाइकलिंग का बहुत बड़ा काम है, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, न जाने कितने तरह के छोटे छोटे कारखाने हैं वहाँ। तो इन हजारों कारखानों और उनमें काम करने वाले लोगों का क्या होगा? उनके पुनर्वास की कोई योजना है? देखिए, अभी तक कोई बहुत ठोस या कहूं कि स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है, और यही सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। मतलब अनिश्चितता है बहुत ज्यादा। हजारों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। और एक और बात, वो जो 10 साल मेंटेनेंस फ्री है, उसके बाद क्या? हाँ, 10 साल बाद तो चार्ज लगेगा। और वो कम आय वाले परिवारों पर भारी पड़ सकता है। हमने पहले की एसआरए योजनाओं में देखा है ये। एसआरए मतलब स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। हाँ,
उनमें अक्सर लोगों को छोटी, खराब क्वालिटी की बिल्डिंगों में बसा दिया जाता है, उनकी पुरानी आजीविका या सामाजिक जुड़ाव के बिना। तो ये तो निवासियों की बात हुई। अब अगर मुंबई शहर के नजरिए से देखें तो इस प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ेगा? कुछ फायदे होंगे? हाँ, कुछ संभावित फायदे जरूर हैं। जैसे बांद्रा कोरला कॉम्प्लेक्स, जो इतना महंगा इलाका है, उसके पास की ये प्राइम लैंड फॉर्मल हाउसिंग और ऑफिस स्पेस के लिए खुल जाएगी। इससे शहर में जगह की कमी कुछ कम होगी? हो सकती है, और सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। बेहतर ट्रांसपोर्ट और ड्रेनेज सिस्टम का भी वादा है, जिससे शायद शहर को फायदा हो। और नकारात्मक पहलू, चिंताएं क्या हैं? चिंताएं भी काफी गंभीर हैं। पहली तो पर्यावरण को लेकर, जैसे नमक की जमीनें हैं, सॉल्ट पैन जिन्हें कहते हैं, और मैंग्रोव के जंगल हैं आसपास, जो बाढ़ रोकने और पक्षियों के लिए जरूरी हैं। हाँ। उन पर निर्माण से मुंबई में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हाँ। पक्षियों का ठिकाना छिन सकता है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। हाँ। फिर जो लोग बाहर बसाए जाएंगे, जैसे मुलुंड, भांडुप, उन उपनगरों पर पानी, सीवर, खुली जगहों का दबाव बढ़ेगा। वहां के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। और ये जो बहुत ज्यादा FSI और बिना रोक टोक वाला TDR है ना, हाँ। उससे डर ये है कि शहर में बहुत ऊंचे सुपर प्रीमियम टावर बनेंगे। इससे रियल एस्टेट की कीमतें और बढ़ सकती हैं, और शहर में अमीर गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो सकती है। हाँ, सामाजिक और स्थानिक असमानता बढ़ सकती है। ये सब सुन के तो मतलब एक सवाल मन में आता है कि आखिर इस पूरी परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ऐसा लगता है कि डेवलपर के लिए इसमें बहुत बड़ी कमाई की संभावना है, खासकर जब हम वो शुरुआती बोली देखते हैं 5,069 करोड़ रुपए। हाँ, देखिए, जो प्रॉपर्टी एनालिस्ट हैं, उनके अनुमान तो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। क्या कहते हैं वो? उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट से डेवलपर को बेचने के लिए करीब 140 मिलियन वर्ग फुट जगह मिल सकती है। फ्री सेल एरिया 140 मिलियन वर्ग फुट जी। और इससे जो रेवेन्यू आ सकता है वो 1.2 लाख करोड़ रुपए से लेकर 1.7 लाख करोड़ तक हो सकता है। लाख करोड़? हाँ। अब इसमें से अगर पुनर्वास और बनाने की लागत निकाल भी दें तो भी अनुमान है कि मुनाफा 21,600 करोड़ रुपए से 51,000 करोड़ के बीच हो सकता है। ये तो शुरुआती बोली जो थी 5,069 करोड़ रुपए, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, आंकड़े तो ये बता रहे हैं। तो देखिए, संक्षेप में कहें तो धारावी पुनर्विकास परियोजना भारत में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। इसमें कोई शक नहीं कि लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधारने की बहुत बड़ी क्षमता है इसमें। हाँ, क्षमता तो है, लेकिन साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों के उजड़ने का, उनकी रोजी रोटी छिनने का और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। और जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं, सबसे बड़ा आर्थिक फायदा डेवलपर को मिलता दिख रहा है। हाँ, ऐसा लगता तो है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या मुंबई शहर जो विकास करना चाहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं और धारावी के जो असल निवासी हैं, उनकी हकीकत, उनकी नौकरियां, उनके घर, उनका समाज, क्या इनके बीच कोई संतुलन बना पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये प्रोजेक्ट भी जैसे पहले कई SRA योजनाएं हुई, बस ऊंची इमारतें खड़ी कर देगा, लोगों को उनकी जड़ों से काटकर हाशिए पर धकेल देगा और डेवलपर भारी मुनाफा कमा लेगा? ये वाकई एक नाजुक संतुलन है। हाँ, एक ऐसा संतुलन जिसे बनाने में अगर शहर चूक गया तो इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। सोचने वाली बात है।